Hey guys, hope you all are doing well. So this is the chapter excess demand and deficit demand part 1 video. So basically this is last chapter of the unit demand as well as the last chapter of the playlist microeconomics class 12th, because with this chapter we'll be concluding with the course. So yeah, let's begin the chapter. So as I've told you, this is one of the very easy chapter. So you'll find it एज अ मीन्स ऑफ रिविजन फॉर यू ऑल, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने पुरानी यूनिट्स में पुराने चैप्टर्स में पढ़े हुए हैं. सो दिस इज़ अ फन चैप्टर एंड ऑफ कोर्स द इजी वन. सो बेसिकली एक्सेस डिमांड. तो डिमांड की एक्सेस हो या डेफिसिट हो, हम बात कब करेंगे? जब हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे हों. ठीक है. सो एक्सेस डिमांड व्हेन देयर इज अ सिचुएशन where your aggregate demand is more than the aggregate supply corresponding to the full employment level. So as you know, full employment is a situation व्हेन योर AD मीट्स AS, यानी एग्रीगेट डिमांड वाला कर्व एग्रीगेट सप्लाई वाले कर्व से मिलता है. सो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाता है. बट उसके बाद भी अगर इकोनॉमी में डिमांड आ रही है, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा एक्सेस डिमांड. तो ये इस तरह का जो आपका न्यू कर्व होगा वो ये है AD डैश. तो जब भी एक्सेस डिमांड वाली सिचुएशन आती है, उससे इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाता है. इन्फ्लेशन एज यू ऑल नो महंगाई को कहा जाता है. तो इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ जाने का मतलब होता है कि व्हेन पीपल आर डिमांडिंग मच मोर देन व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड, सो वट एवर गुड्स आर अवेलेबल दे बिकम प्रेशियस, दे बिकम मोर वैल्यूएबल सडनली. तो इसीलिए क्या होता है कि ओवरऑल इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशन और महंगाई का टाइम आ जाता है व्हेन थिंग्स आर सोल्ड एट अ वेरी ह्यूज प्राइसेस. ठीक है. तो यहाँ पर ये एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन योर एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड टर्न्स आउट टू बी ग्रेटर देन द एंटिसिपेटेड वन. है ना. तो हमने जैसे बात की है कि हम हमेशा में एंटिसिपेटेड यानी कि जो हमारी एक्सपेक्टेड डिमांड है, एक्सपेक्टेड सप्लाई की बात कर रहे होते हैं. तो एक इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड की सिनेरियो ही अकर तब होता है जब आपका एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा आती है कंपेयर टू योर एंटिसिपेशंस. ओके. सो दिस इज़ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग योर एक्सेस डिमांड. तो ये तो आपका जो है जनरल लेवल है ना, ADS का. लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है ये एक्सेस डिमांड वाला कर्व है. ठीक है. और यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस पे लिया है AD और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने ग्राफ बनाया है. सो यू हैव टू ड्रॉ इट फ्री हैंड. एंड वन मोर थिंग, ये जो गैप है जो कि एक्चुअल AD और लाइक एंटिसिपेटेड AD के बीच में आया है, उसको कहा जाता है इन्फ्लेशनरी गैप. ठीक है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजंस ऑफ एक्सेस डिमांड. यानी कि एक्सेस डिमांड की जो सिनारियो है ये किन किन पॉसिबल कारणों के होने से होता है. सो फर्स्ट इज राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर चैप्टर कि प्रोपेंसिटी का मतलब होता है विलिंगनेस, यानी कि हम कितना किसी चीज़ को चाहते हैं. आई मीन व्हाट वॉन्ट्स एंड अर्जेस. ठीक है. तो प्रोपेंसिटी को जैसे मैंने बताया था विलिंगनेस कहते हैं. तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि विलिंगनेस टू कंज्यूम, यानी कि हम एक पॉइंट पे अपनी जितनी भी अवेलेबल इनकम है उसमें कितना कंज्यूम करना चाहते हैं. ठीक है. सो व्हेन दिस प्रोपेंसिटी और व्हेन दिस अर्ज rises, when this want rises, that out of the income I'll be consuming more, है ना, या फिर आई बी स्पेंडिंग मोर ऑफ दिस इनकम, और मैं ज़्यादा खर्चा करूँगी, ज़्यादा कंजम्पशन करूँगी. तो जब ये थॉट आता है तो उससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में. ठीक है. सेकेंड पॉइंट आता है रिडक्शन इन टैक्सेस. सो टैक्सेस आई एम टॉकिंग ऑन एट ऑन अ वाइडर लेवल, जहाँ पर हम कोई गुड्स की भी बात कर रहे हैं जो कि टैक्सेस जो कि गुड्स पे लिवाए होते हैं या फिर इनकम पे लिवाए होते हैं. तो जब वो टैक्सेस आपको कम देना पड़ते हैं या फिर गुड्स पे कम टैक्सेस लगते हैं, सो गुड्स बिकम चीपर. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होती है कि कंज्यूमर की इच्छा होती है कि वो ज़्यादा खर्चा करे, ज़्यादा गुड्स खरीदे, और अल्टीमेटली उसकी डिमांड्स जो है वो बढ़ जाती है. द थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. तो जैसे कि हमने मनी सप्लाई में बात किया था कि गवर्नमेंट जो भी खर्चा करती है वो पैसा कहाँ पर आता है, इकोनॉमी में आता है ना. और इकोनॉमी में यानी कि लोगों के पास आता है. एंड व्हेन पीपल गेट्स मनी दे टेंड्स टू स्पेंड इट आउटसाइड इन द मार्केट. ठीक है. तो जब ऐसा सिचुएशन होता है तो गवर्नमेंट जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, दैट मीन्स इन इकोनॉमी देर इज़ ग्रेटर सप्लाई ऑफ मनी. मनी सप्लाई कैसा है, ज़्यादा है. और क्योंकि मनी सप्लाई ज़्यादा है इसका मतलब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, लोग ज़्यादा कंज्यूम करना चाहेंगे. ठीक है. फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट्स.
तो लोग अक्सर इन्वेस्टमेंट करते हैं जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है, यानी कि आप जहाँ से लोन ले रहे हो या जहाँ से आप पैसे ले रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वहाँ पर आपको कम दाम में पैसा मिल जाता है, या फिर आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर मोर। ठीक है, तभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो बेसिकली वेन एवर वी आर डूइंग सम इन्वेस्टमेंट, देयर हैज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन विथ द डिमांड। क्या होता है, जब भी हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो कोई एक पार्टी को नहीं बल्कि सेवरल पार्टीज गेट्स इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस, एंड all of them gets money, which in turn results to the money supply and its increment। ठीक है, तो मनी सप्लाई बढ़ जाता है इकोनॉमी में, और इस कारण से लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और कंज्यूम कर रहे हैं तो मतलब डिमांड भी ज़्यादा ही करेंगे। ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज फॉल इन इम्पोर्ट। तो देखो, इम्पोर्ट कौन सा होता है, गुड्स जो कि हम लोग बाहर से मंगा रहे होते हैं। तो अगर हम लोग, तो उससे ओवरऑल जो स्टॉक होता है एक कंट्री का, उस पर अफेक्ट पड़ता है। सी वी हैव स्टॉक आउट ऑफ विच मे बी 80% जो है हम लोग खुद का प्रोडक्शन करते हैं, बट जो 20% हमको बाहर से बुलाना पड़ता है, अगर वहाँ पर कुछ भी कमी होती है तो क्या है, लोग तो दे नॉट स्टॉप देयर वांट्स, तो उनको तो उनका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल करना ही है ना। तो इसीलिए जितना भी अवेलेबल है, जितना भी स्टॉक में, भले ही इंपोर्ट कम होने से जो भी अवेलेबल है उसकी प्राइस बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, अनदर पॉइंट कम व्हेन देर इज़ राइज इन एक्सपोर्ट। तो क्या हो गया कि हम जितना हमेशा एक्सपोर्ट करते थे और बाकी प्रोडक्शन हमारे खुद की कंट्री के लिए हम यूज़ करते थे। ठीक है, सपोज हम 80% जो है हमारी कंट्री के लिए यूज़ करते थे और बाकी 20% जो है हम बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। नाउ वी हैव चेंज द रेशियो, जहाँ पर हम लोग 30% बाहर देते हैं और 70% अपने पास रखते हैं। सो दिस 70% ऑफकोर्स इज समवेयर लॉस ऑफ स्टॉक, है ना, इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है, द लास्ट पॉइंट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो देखो, ये पॉइंट जो है हमने गवर्नमेंट बजट के टाइम डिस्कस किया था कि जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करती है, आरबीआई को अपने रिजर्व्स बेच के अपने बजट के डेफिसिट्स को पूरा करती है। ठीक है, बाय फोर्सिंग आरबीआई टू प्रिंट द न्यू नोट्स। ठीक है, तो भैया जब नए नोट आएंगे तो उससे मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, एंड व्हेन दे हैव द पावर टू कंज्यूम, दैट इज़ मनी ऑल इन ऑल, तो अगर उनके पास पैसा है तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। सो दीज आर सम बेसिक रीजंस और दी पॉसिबिलिटीज़ ड्यू टू विच हमारी डिमांड एक्सेस डिमांड बन जाती है ऑन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है, अब इससे क्या क्या इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, तो क्योंकि हम एक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात कर रहे हैं जहाँ पर हमारा आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट फुल फ्लेज्ड वे में यूज़ हो रहा है, लाइक देर इज़ नो मोर पॉसिबिलिटी कि कहीं और से पैसा आ जाए या कहीं और से आउटपुट आ जाए, एम्प्लॉयमेंट आ जाए। वी आर वर्किंग ऑन आर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेवल। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी एक्सेस डिमांड का सिनेरियो आएगा तो आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ जितना रॉ मटेरियल है या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो ऑलरेडी अपने ग्रेटेस्ट लेवल पे काम कर रही है, तो आउटपुट में चेंज आ ही नहीं सकता। ठीक है, डिमांड बढ़ने से आउटपुट नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो क्योंकि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग एंड एबल एंड विलिंग टू वर्क आर वर्किंग, ठीक है, तो अब जितने भी काम करना चाहते थे वो तो कर ही रहे हैं, सो नाउ वी कैन नॉट फोर्स एनीबडी एल्स टू वर्क, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा एक्सेस डिमांड में। बट इफेक्ट ऑन जनरल प्राइसेस, बट क्या है कि क्योंकि अब हमारा जो स्टॉक है उसका डिमांड बढ़ गया है, इट हैज़ बिकम मोर वैल्यूएबल, सो दैट इज़ वाई द प्राइसेस और द जनरल प्राइसेस ऑफ दीज गुड्स विल गो हायर। तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड से केवल जनरल प्राइस पे इफेक्ट आएगा, एंड दैट टू दे विल टर्न हाई, बाकी किसी चीज़ पे फ़र्क नहीं पड़ सकता। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द एक्सेस डिमांड। नाउ लेट अस फोकस अपॉन द डेफिसिट डिमांड। सो डेफिसिट डिमांड एक ऐसा सिनेरियो होता है जहाँ पर आपका एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो जब आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम है कंपेयर टू योर एग्रीगेट सप्लाई, तो उस सिचुएशन को अपन डेफिसिट डिमांड कहते हैं, यानी कि हमने जितना सोचा था उससे कम एक्चुअल, लाइक वॉट एवर वी हैव एक्सपेक्टेड, द एक्चुअल डिमांड इज लेसर देन दैट। ठीक है, तो जब भी डेफिसिट डिमांड आता है उससे डिफ्लेशनरी गैप होती है। सो दिस इज द ऑपोजिट वर्ड फॉर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ना, डिफ्लेशन यानी चीज़ों की प्राइसेस कम होना। So this is the graph, this is the AD and AS curve, and this is the full employment level
और ब्रेक इवन पॉइंट। पर यहाँ पे जो AD डैश है ये क्या है, डेफिसिट डिमांड वाला कर्व है विच शोज कि आपकी एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू कम है। ठीक है, तो ये जो गैप होता है इसको कहा जाता है डिफ्लेशनरी गैप। हियर ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन एग्रीगेट डिमांड एंड ऑन वाई एक्सिस आई हैव टेकन इनकम, आउटपुट और एंड एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली हमने जितना डिमांड सोचा था कि भाई हमको इतना तो प्रोड्यूस करना चाहिए क्योंकि पीपल विल डिमांड एटलीस्ट दिस मच, ठीक है, उससे भी अगर लोग कम डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब क्या है कि लोगों के लिए उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की उतनी वैल्यू नहीं बची है। हेंस द वैल्यू ऑफ सच गुड गोज डाउन और उनकी प्राइसेस अल्टीमेटली कम हो जाती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रीजंस फॉर डेफिसिट डिमांड। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण डेफिसिट डिमांड हुई है। सो दे आर जस्ट अपोजिट टू दी एक्सेस डिमांड वाला सिनेरियो। तो आई होप ये आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे। फर्स्ट इज डिक्रीज इन दी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगेन यहाँ पर आपकी डिमांड कम क्यों हो रही है पहले से या फिर एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हो रही है, क्योंकि लोगों की विलिंगनेस खत्म हो गई है। पीपल आर नॉट विलिंग टू स्पेंड देयर मनी फॉर कंजम्पशन। ठीक है, तो जब वो लोग इच्छा ही नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं कंज्यूम करने की, सो दैट इज़ वाई एक डेफिसिट आ गया है। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज इन दी टैक्सेस। तो अगर गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाती है ड्यू टू टैक्सेस या फिर आपकी इनकम पे आपको ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता है या फिर कोई भी प्रकार का टैक्स अगर गवर्नमेंट लगाती है तो क्या होती है, आपकी इनकम ब्लॉक हो जाती है ना, एंड यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इट वेल। और इसीलिए क्या होता है, जब टैक्सेस ज़्यादा होते हैं आप स्पेंड ही नहीं कर पाते हो मनी एंड दैट रिजल्ट्स टू द डेफिसिट डिमांड। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज डिक्रीज इन दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब भी करेगा तो उससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। एंड जब मनी सप्लाई ओवरऑल इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो सब लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। ठीक है, पर अगर इसका वाइज वर्सा सिनेरियो जहाँ पर लिखा है कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हुआ, तो यानी कि क्या हो रहा है कि भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर ही नहीं रही है, इकोनॉमी में पैसा आ ही नहीं रहा है, मनी सप्लाई ही नहीं है, तो लोग कंज्यूम कैसे करें, इसीलिए डेफिसिट डिमांड हो सकता है। फोर्थ पॉइंट इज फॉल इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो देखो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो एज आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कम करोगे, आपका पैसा आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करोगे, अपने पास ब्लॉक करके रखोगे, तो चार लोगों के पास इनकम कैसे आएगी, एंड व्हेन दे वुड नॉट हैव इनकम हाउ आर दे गोना कंज्यूम। ठीक है, उनका कंजम्पशन रुक जाएगा और फिर इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज राइज इन इम्पोर्ट। तो जब भी आपका इम्पोर्ट बढ़ जाता है, यानी कि आप इकोनॉमी में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्ट कराने लगते हो, जिसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कंज्यूमर्स को। ठीक है, तो उतना ज़्यादा अगर स्टॉक आपका बढ़ जाएगा तो लोग खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि दैट इज़ नॉट देयर रिक्वायरमेंट एट ऑल। ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट तो पहले ही फुलफिल हो रही थी। तो अगर आप ज़्यादा इंपोर्ट भी कराओगे एंड इफ़ इट डज नॉट excites consumer, so that will lead to the deficit demand. The opposite scenario happens when there is fall in the export। मतलब आप जितना एक्सपोर्ट पहले करते थे अब आप अपनी ही कंट्री में बचा के रखोगे और बाहर नहीं भेजोगे, तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उसकी डिमांड नहीं होगी, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, पीपल नेवर डिमांडेड दैट, है ना। वो तो जो अपना स्टॉक है उतना ही डिमांड करते थे। अब राइट नाउ यू हैव केप्ट एक्स्ट्रा विद यू एंड यू हैव नॉट एक्सपोर्टेड आउट, आपने एक्सपोर्ट कम कर दिया है, तो इसीलिए उसकी डिमांड नहीं हुई। सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज़ जिसको ध्यान में रखते हुए डेफिसिट डिमांड हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड। तो देखो क्या होगा कि जब भी डेफिसिट डिमांड होगी, तो क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम हो रहा है, तो यार फुल एम्प्लॉयमेंट से हम एक्स्ट्रा नहीं कर सकते, राइट। यानी हम एक्सेस डिमांड में कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन हम कुछ जो एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ हो रही है उसको कम तो कर सकते हैं ना। सो व्हेन इट कम्स टू द इफेक्ट ऑन आउटपुट इन डेफिसिट डिमांड सिनेरियो, द आउटपुट प्रोडक्शन फॉल्स डाउन। ठीक है, आउटपुट का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि लोग अब डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन करके क्या करना, तो थोड़ा कम हो जाता है प्रोडक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो लोग क्या करते हैं, अब उनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आउट यानी प्रोडक्शन ही कम हो गया है, तो क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हो जाता है। एंड इफेक्ट ऑन जनरल प्राइसेस। तो क्योंकि डिमांड जो है वो कम हो रही है, इसलिए डेफिनेटली प्राइस भी जो है वो कम ही होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से देयर इज सम इफेक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड ओवर इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल प्राइसेस। ठीक है, तो द वीडियो हैज़ गॉन ऑलरेडी लॉन्ग, सो द रेस्ट ऑफ द पार्ट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून।
I hope you have got everything and all the concepts which I have taught in this video. If there is any doubt, you can ask me in the comment section below. Hit the like button if you felt so. Share it with your friends and your mates, and do subscribe to my channel if you found it helpful. Thank you.